हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, क्योंकि आज हम टू द पॉइंट बहुत शॉर्ट में एपीए और एमएलए राइटिंग स्टाइल्स क्या होती हैं इनको अच्छे से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि केवल एक स्लाइड में वो सारी जानकारी आ सकती है जिससे आज तक कई सालों पहले से क्वेश्चंस बन करके आए हैं। लेकिन आप जनरली जो कंटेंट रेफर करते हैं, कहीं से भी करें, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू या बुक्स के थ्रू, आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर चीजें लिखी हुई होती हैं। तो एपीए और एमएलए राइटिंग स्टाइल्स क्या होती हैं थोड़ा सा इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे कि बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। और फाइनली जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लगाएंगे, और जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और किस प्रकार से कौन सी जानकारी से बेसिकली क्वेश्चंस जो है बन करके आते हैं। तो ये जो वीडियो है ये रिसर्च एप्टीट्यूड सेक्शन का है, और जैसा आपको पता है कि मैंने टू द पॉइंट आपको पढ़ाया हुआ है एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना करके, जिसे आप यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो उसी में ऐड होगा, तो अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जरूर से देख लेना, आपको बेसिक्स जो है रिसर्च का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। और रिसर्च एप्टीट्यूड की तरह ही हर सेक्शन की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लाखों बच्चे जो हैं इनको देख करके नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो इन मेरे चैनल पे जाकर के इन सारी प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देख लो। इसके अलावा जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो उस पे भी मैं बेस्ड आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड। तो वो आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिलती है, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलती है, और इसके अलावा ऐप पे भी मिलती है। तो इससे भी इन चैनल्स को भी जरूर से ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा फुल कोर्सेज, पेड कोर्सेज और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेड वाले हैं वो भी अवेलेबल है। फ्री में मैं बहुत कुछ आपको दे रहा हूं। इसके अलावा एक स्टेप आप ऊपर जाना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो पेड सर्विसेज भी जरूर लें, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए आज हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एपीए क्या है और एमएलए क्या है। तो जैसा आपको पता है, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको अपनी रिसर्च, चाहे वो डिसर्टेशन के माध्यम से हो, रिसर्च पेपर के माध्यम से हो या थीसिस के माध्यम से हो, आपको लिख के दूसरों को अपनी रिसर्च दिखानी होती है और उन्हें जर्नल इत्यादि में पब्लिश करना होता है। तो जो आप अपनी रिसर्च की राइटिंग करते हो, जो आपने काम किया है, उसका एक निश्चित तरीका होता है या एक निश्चित राइटिंग स्टाइल होती है, जिसके तहत आप अपने रिसर्च को प्रेजेंट करते हो और फाइनली जाकर के आप रेफरेंसेस देते हो। रेफरेंसेस उन कामों के जो जिनसे इंस्पायर होके आपने अपने रिसर्च को लिखा है, या जिन दूसरों के जो काम है रिसर्च पेपर या बुक्स इत्यादि, उनसे अगर आप कुछ अंश अपने रिसर्च के काम में डालते हो तो उनको जब आप रेफर करते हो, तो इन सभी में चाहे आप एपीए स्टाइल यूज करो, एमएलए स्टाइल यूज करो, उसमें उन्हें लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के ये दो तरीके हैं, और अलग अलग जो डोमेन होती हैं विषयों की, सब्जेक्ट्स की, उसमें ये उसी हिसाब से अलग अलग एपीए या एमएलए यूज होते हैं। तो कहाँ एपीए स्टाइल यूज होगी, कहाँ एमएलए स्टाइल यूज होगी, आइए हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें जो है रट लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एपीए स्टाइल क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो जैसा नाम से ही दिख रहा है कि अमेरिका में जो साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था या जो पूरी एसोसिएशन थी, उन्होंने मिलके इस तरीके को बनाया है ना। तो जो भी हमारे आज अगर हम लोग बात करें तो जो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है वहां पे एपीए स्टाइल यूज होता है। और इसके अलावा जो एपीए यानी कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इनकी जो एपीए स्टाइल जो इन्होंने डेवलप की है वो क्या है, वो है सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस कॉमनली यूज्ड इन योर रिसर्च वर्क। तो सर्टेन कुछ नियम बनाए हैं कि किस तरीके से आपको चीजों को लिखना है, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी एपीए स्टाइल कहलाती हैं। ये जनरली यूज होती हैं सोशल साइंस के अंदर, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन या बिजनेस। तो जो भी हमारा आप कह सकते हो ह्यूमैनिटीज का है, जहां थियोरेटिकल वर्क ज्यादा होता है, वहां पे आप एपीए स्टाइल को काफी ज्यादा यूज करते हो। इसके अलावा एक और राइटिंग स्टाइल है जो उसका की शॉर्ट फॉर्म है एमएलए, और इसको फुल में कहते हैं, इस चीज को आप याद कर लें, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो एक और एसोसिएशन है जो लैंग्वेजेस पे काम करती थी। तो इस संस्था ने, इन लोग ने मिलकर के एक राइटिंग स्टाइल को इजाद करा, जिसको हम शॉर्ट में एमएलए कहते हैं।
विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। तो ये वो संस्था है जो लैंग्वेज और लिटरेचर पे फोकस करती है। तो अगेन एमएलए जो है वो जो है इन्होंने ही एमएलए स्टाइल डेवलप की है, और ये भी क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है जैसे एपीए है, और ये जनरली लिटरेचर और लैंग्वेज में यूज होता है, या ह्यूमैनिटीज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो एक हो गया एपीए, ये थोड़ा सा आप याद कर लोगे, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट आपको फुल फॉर्म रटा हुआ होना चाहिए दोनों का, और कहाँ यूज होते हैं ये थोड़ा रटा हुआ होना चाहिए। तो सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड बिजनेस में एपीए यूज होता है, जबकि एमएलए जो है वो लिटरेचर, लैंग्वेज एंड ह्यूमैनिटीज में यूज होता है। हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं, बट ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहां से बनते हैं, मैं आपको ये पूरा कंटेंट दिखा देता हूं, जिसको मैंने कई घंटों की मेहनत से बनाया है। हालांकि लोगों को लगता है कि कई घंटों की मेहनत तो बहुत सारे पेज होंगे, असलियत उसकी उल्टी होती है। आप लोगों को कई पेजेस का जो कंटेंट मिलता है वो कुछ मिनटों का होता है, कॉपी पेस्ट करा, कहीं से डाउनलोड करा और दे दिया, देखो 100 पेज 200 पेज, 100-200 पेज लिख करके आपको कोई नहीं देता है। असल में मेहनत होती है कि आप बड़े से बड़े कंटेंट को छोटे से छोटा कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ हटा देता हूं। आप देख सकते हो ये जो चीजें लिखी हैं, आपके पिछले 3-4 साल से जितने भी क्वेश्चंस एपीए और एमएलए पे बेस्ड हैं, वो मात्र इतने कंटेंट से ही आते हैं। हालांकि ये कंटेंट आपको इतना लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े चिट्ठे मिलेंगे, क्योंकि इंगेजमेंट जो होता है यूट्यूब के वीडियो पे वो बड़े वीडियोस बनाने से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इतने छोटे से कोई हम समझ लेंगे हमारा सारा एपीए और एमएलए में क्या डिफरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं एपीए और एमएलए से, वो बनते हैं रेफरेंस से। जब भी आप साइट करते हो, साइटेशन देते हो किसी दूसरे के काम को अपने रिसर्च पेपर में, तो उसको आपको कैसे देना होता है, उस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपना रिसर्च पेपर लिखा, लेकिन उस रिसर्च पेपर में आपने कुछ दूसरे रिसर्च पेपर्स का रेफरेंस लिया। जैसे मान लीजिए आप अपना जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, अपने तर्क को मजबूत करने के लिए आप कुछ दूसरों द्वारा की गई रिसर्चेस का जिक्र करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने रिसर्च में। तो इसका मतलब क्या है, आप दूसरे का काम अपने रिसर्च में डाल रहे हैं और सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा कि आपने किसका काम, किसके रिसर्च पेपर के कौन से पेज नंबर का कौन सा पैराग्राफ आपने काम लिया है, ये प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा। तो एपीए में थोड़ा सा स्लाइटली अलग फॉर्मेट में आप साइटेशन देते हैं या फिर रेफरेंस देते हैं, और एमएलए में थोड़ा अलग प्रकार से देते हैं। ये कुछ नहीं है, बस आपको एक तरीके से रट लेना है और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको समझ करके हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। देखिए एपीए में जब आप रेफरेंस देते हैं, तो यहां सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, फिर आता है डॉट, फिर आता है किस ईयर में पब्लिकेशन हुआ था जिसका आप रेफरेंस ले रहे हैं, फिर आता है डॉट, फिर आता है आर्टिकल का टाइटल क्या है, फिर आता है डॉट, फिर है जर्नल किस, भाई कोई भी रिसर्च पेपर जो होता है वो किसी जर्नल में छपता है, तो आर्टिकल के टाइटल के बाद जर्नल का नाम, उसके बाद लगा है कॉमा, उसके बाद है जर्नल का कौन सा वॉल्यूम यानी कौन सा हिस्सा, उसके बाद किस पेज से किस पेज नंबर तक वो आर्टिकल चला। तो एक आर्टिकल या एक रिसर्च पेपर जो होता है वो कई पेजेस कवर करता है, तो वो रिसर्च पेपर किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। और फाइनली है डीओआई। डीओआई का फुल फॉर्म है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो किसी भी जर्नल में जब आपका कोई रिसर्च पेपर प्रकाशित होता है तो एक यूनिक नंबर आपके रिसर्च पेपर का जनरेट होता है। वो एक तरीके से आपका कह लो कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई व्यक्ति आपका काम चुराए तो आपके पास ये सबूत होता है डीओआई नंबर के रूप में कि नहीं भाई ये काम मैं पहले प्रकाशित कर चुका। तो वो आपके एक यूनिक नंबर जनरेट करते हैं जिस जनरल में भी आप अपना जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश होने के लिए देंगे। या अगर डीओआई नहीं है तो किसी वेबसाइट पर अगर पब्लिश्ड है तो उस वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हैं। तो ये तरीका है एपीए का, इसको आपको रट लेना है डॉट एंड कॉमा के साथ। उसके बाद यहां पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे नाम में लिखा है स्मिथ कॉमा ए कॉमा एंड जॉनसन। तो इसका क्या मतलब है, यहां पे जब भी आपको ऑथर का नाम लिखना होगा
तो नाम लिखने का एक पैटर्न है, लास्ट नेम पहले लिखोगे, कॉमा लगाओगे और फर्स्ट नेम लिखोगे। ये दोनों में ही चलेगा, एमएलए और एपीए दोनों में। जैसे अगर मेरा नाम लिखना होता तो आप लिखते कुमार कॉमा भरत। तो अब आपको समझ में आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस चैनल का नाम कुमार भरत क्यों लिखा गया है, भरत कुमार क्यों नहीं लिखा गया है। बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑब्वियसली हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कर रहे हैं, और इस फील्ड में जो टेक्निकल नाम लिखने का तरीका है वो लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में आता है। यही रीजन है कि जब मैंने चैनल बनाया, हालांकि ये तो मेरा दूसरा चैनल है, जब मैंने पिछला चैनल बनाया था तो उसका नाम मैंने रखा था कुमार भरत, भरत कुमार नहीं रख के पलट दिया था। ओके, आई होप ये चीज आप लोगों को इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एमएलए का तरीका देखते हैं। एमएलए में अगेन ऑथर का नाम आएगा और इसी स्टाइल में आएगा, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, डॉट लगेगा, टाइटल ऑफ द आर्टिकल आएगा और टाइटल ऑफ द आर्टिकल जो है वो कोट्स में रहेगा। तो दोनों का देखो फॉर्मेटिंग अलग है, यहाँ पे डॉट और कॉमा अलग तरीके से लग रहा था, यहाँ डॉट कॉमा थोड़ा अलग तरीके से लग रहा है, और यहाँ फिर अगेन एक डॉट लगेगा। फिर जर्नल का टाइटल क्या है, फिर डॉट लगेगा, कौन से वॉल्यूम में है मतलब कौन से भाग में है जर्नल के, वो लगेगा। फिर यहाँ कॉमा लगेगा और यहाँ पे एक नंबर भी दिया है, यानी उस भाग के अंदर भी कौन सा नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ कॉमा लगेगा और फिर यहाँ पे ईयर आएगा। तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भाई देखो एपीए में क्या है कि ऑथर के बाद ईयर आ जाता है, लेकिन एमएलए में जो ईयर है वो कहां आ रहा है, वो बहुत बाद, जर्नल का पूरा आपने वॉल्यूम नंबर बता लिया फिर ईयर आ रहा है, ठीक है जी। और अब ईयर आने के बाद आपका जो है एक डेट रेंज आ जाएगी, जो ऊपर हमने पेज नंबर की रेंज देखी थी वो ये यहां आ जाएगी, और फाइनली डीओआई आ जाएगा। तो ये छोटी सी चीज जो है आपको याद रखनी है कि एपीए में ईयर जो है आपके ऑथर के नाम के बाद आ जाता है, जबकि एमएलए में वो जर्नल का डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपका इस जगह आता है। तो ये कॉमा कहां लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा कहां लगेगा, डॉट कहां लगेगा, और जो सीक्वल है, अगर आप ये चीज मात्र याद कर लेते हैं, और ये आपको पूरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन दोनों का ही, तो वो आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। दैट्स इट। कितना टाइम हुआ है, 12 मिनट हुए हैं। 12 मिनट में मैंने आपको एपीए और एमएलए के जो मेजोरिटी के क्वेश्चंस जहां से बनते हैं वो मैंने बता दिया। इधर उधर की बातें करने की जरूरत ही नहीं है कि एपीए का आविष्कार इस सन में हुआ था, है ना। बहुत सारी चीजें अगर आप ढूंढने निकलोगे लिटरेचर में तो फिर ढूंढते ही रह जाओगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो छोटी चीजें होती हैं, कम मिनिमल चीजें होती हैं ना, उनको बनाने में, उनको खोजने में समय अधिक लगता है, उनको तराशना अधिक पड़ता है, तब जाके वो मिनिमल हो पाती हैं। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारा लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, यहाँ पे सितंबर 2024 में आया, और आप देखो किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ बन रहे हैं। Identify the correct order of the following information about a research article according to the APA style of writing journal article reference। कह रहा है अगर हम APA स्टाइल को फॉलो करते हैं तो इनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक वही चीज जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, अभी लेटेस्ट आई है 2024 में, इसी बार के एग्जाम में। यहाँ लिखा है वॉल्यूम नंबर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, डीओआई, टाइटल ऑफ आर्टिकल एंड नेम ऑफ जर्नल। तो अगर आपने एपीए ध्यान से समझा तो मैंने आपको बताया कि ऑथर नेम के जस्ट बाद ईयर आ जाता है, मतलब सेकंड नंबर पे ही ईयर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑथर का नाम तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। और सबसे आखिरी में क्या आता है, चाहे एपीए हो या एमएलए हो, सबसे आखिरी में आता है डीओआई। तो यानी कि जिस ऑप्शन के शुरुआत में बी है और आखिरी में सी है, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले आया ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर आया टाइटल ऑफ आर्टिकल, फिर आया नेम ऑफ द जनरल, फिर आया नेम ऑफ द जर्नल सॉरी, फिर आया वॉल्यूम नंबर कि कौन सा वॉल्यूम है जर्नल का, कौन सा जो कहते हैं सीक्वल कौन सा है जर्नल का, और उसके बाद फाइनली आया डीओआई। आई होप आपको समझ में आ गया, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो बस इतनी छोटी सी जानकारी से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ठीक वैसे ही हम देखें यहाँ पे अगला भी क्वेश्चन, यही लेटेस्ट ही है हमारा, तो आप देख सकते हैं ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसर्च पेपर इन द एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर रेफरेंसेस इन ए जर्नल।
ठीक है, तो अब जैसे ये दो क्वेश्चन हमने देखे एपीए के हैं, कोई क्वेश्चन आपका एमएलए से भी आता है, तो आपको दोनों का याद रखना है सीक्वल, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ईयर जैसे मैंने आपको बताया एपीए में शुरुआत में आ जाता है, एमएलए में थोड़ा बाद में आता है। तो अगेन यहाँ पे टाइटल है आर्टिकल का, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, पेज नंबर एंड नेम ऑफ द जर्नल। तो अगेन यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि जो ऑथर का नाम है उसमें शुरुआत में हमारा लास्ट नेम आता है और फिर फर्स्ट नेम आता है, तो सबसे शुरुआत में ही लास्ट नेम ऑफ द ऑथर आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, और दोनों में ही यहाँ सी दिया है, यानी पेज नंबर आखिरी में आता है। तो आपको बस इतना समझना है कि लास्ट नेम ऑफ द ऑथर के बाद एक्चुअली क्या आना चाहिए, टाइटल ऑफ द आर्टिकल आएगा या नेम ऑफ द जर्नल आएगा। और अगर आप यहाँ दोनों को ही फॉलो करो तो दोनों में ही क्या है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल जो है शुरुआत में आता है जर्नल के नाम से पहले, है ना। तो इससे पहले कि हम पूरा जर्नल बताएं कौन सा था, पहले हम आर्टिकल का टाइटल बता देते हैं, रिसर्च पेपर का टाइटल बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन आएगा, है ना, तो बी के बाद ए ऑप्शन आएगा, फिर जर्नल का नाम आएगा, और उसके बाद फाइनली जो है हमारा पेज नंबर आएगा, यानी यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे हो, बहुत इजी चीजें हैं। अगर आप पढ़ने निकलोगे तो आपको बहुत गुमराह कर दिया जाएगा, बहुत उलूल चीजें। मुझे लगता है आप में से जितने बच्चे देख रहे हो उसमें 90% को पता होगा, वो लोग पढ़ चुके हैं बहुत जगहों से, और उन्होंने देखा है कि कितना गुमराह करते हैं। केवल पेज नंबर की क्वांटिटीज बता के आपको देखो इतने पेज की बुक मिल रही है, 100 पेज का कंटेंट है, 200 पेज का कंटेंट है, और जितना पेज का नंबर आप बढ़ाते जाओगे उतना आप गुमराह होते चले जाओगे। तो मेरी सलाह आपसे यही है कि आप या तो मेरे जो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है उनसे आप पढ़ाई करें, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके अपने एंड से पढ़ाई करें, है ना। तो मैंने जो अपना कोर्स बनाया है वो उसी बेसिस पे बनाया है, लेकिन अगर आप फिर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या मैं ये बिल्कुल नहीं क्लेम करता कि बस यही है तुम्हारे सफलता के कुंजी के कोर्स ले लो। मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से मैंने ये कोर्स बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता हूं हर बार जब भी आते हैं, और उस बेसिस पे टू द पॉइंट, शॉर्ट में कंटेंट नहीं देता हूं, टू द पॉइंट देता हूं। जहां पढ़ाना होता है वहां मैंने 40-40 एक घंटे की क्लासेस भी इसमें डाली हुई हैं। जब मैथ समझानी है, लॉजिकल रीजनिंग समझाना है, शॉर्ट में नहीं समझा सकते, लेकिन जहां लंबा करने की जरूरत ही नहीं है वहां क्यों टाइम वेस्ट करना, वहां क्यों किसी को और कंफ्यूज करना उलूल जुलूल चीजें बता के। तो उस तरीके से ये कोर्स बनाया गया है। अगर आप इस कोर्स को देखें, आप 20 लेक्चर्स इसमें फ्री हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं हर लेक्चर के साथ में, हर लेक्चर के साथ डाउट सॉल्विंग भी आती है, मतलब सब एक ही इंटरफेस पे आपको मिलता है। आप अच्छे से डेमो लेक्चर देखें, इंटरफेस कैसे यूज किया जाता है वो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको अपना तरीका बता देता हूं कि मैंने कोर्स कैसे बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करके। एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगे एनालिसिस करने के लिए या अलग अलग लगाने के लिए, अलग अलग सेक्शन के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे भी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और जो मेन तरीका है कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ो, क्वालिटी का पढ़ो, इतना पढ़ो जिससे क्वेश्चंस बनते हो। कुछ भी पढ़ते चले गए, बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो वो क्वालिफाइंग पेपर की आपने जो ज्ञान हासिल करा वो आपका समय ही बर्बाद हुआ, आपकी मेमोरी ही बर्बाद हुई, है ना। तो उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। और जो भी डेमो लेक्चर्स वगैरह हैं उनके लिए आप इस पे जरूर से चैट करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। कॉल मत करना, कॉल ऑफ जाएगी, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ही करना होता है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।